चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज के पिछले वीडियो में अभी तक आपका जो एक वीडियो आपके पास पहुंचा हुआ है और उसका जो नाम था आपका न्यू चैप्टर यहाँ स्टार्ट हुआ था आपका, और वो आपका एक ही वीडियो चैप्टर का था हुआ था। बाकी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से हम नहीं कंटिन्यू हो पाए थे, ठीक है। तो आपका वो जो चैप्टर था वो आपका चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। और उस केमिकल एंड इट्स प्रॉपर्टी में आपका एक वीडियो हुआ था और उसमें हम लोग पढ़े क्या थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि रिएक्टेंट क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैटालिस्ट क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद केमिकल इक्वेशन का दो टाइप था आपका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद अगर कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास है तो उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का आपका कितना मेथड है, ठीक है। इन सारे बातों को हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद आपका ये जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो है, दूसरा वीडियो, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जितना भी बात हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे उसको पूरी तरह से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आपको पीछे वाला बात याद नहीं रहेगा तब तक आगे की बात हम लोग याद नहीं कर पाते या समझ में नहीं आ पाता हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन भाई मेरे हम लोग यही पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नए गुणों के साथ एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, एक नया सबस्टांस का निर्माण होता है, तब वही प्रोसेस को, वही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका क्या बोलते हैं भाई मेरे, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ गए ना रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और मिलने के बाद एक नए गुणों के साथ एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तब उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जब केमिकल रिएक्शन में जो दो सबस्टांस को आप मिला रहे हो, तो जो सबस्टांस को आप मिला रहे हो उस सबस्टांस को, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया सबस्टांस, जो नया पदार्थ आपका बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे, प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इस बात को भी हम लोग समझ गए कि वैसा सबस्टांस, दो सबस्टांस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वैसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उस सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस सबस्टांस को रिएक्टेंट बोलते हैं। और वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है, उस पदार्थ को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गए ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैटालिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन हमका पूछा हुआ है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के रेट को, दर को बढ़ा देता है। तो वो आपका जो पदार्थ होता है वो आपका क्या होता है, कैटालिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, ठीक है। यानी कैटालिस्ट ऐसा सबस्टांस होता है जो कभी केमिकल रिएक्शन में भाग तो नहीं लेता है लेकिन उस केमिकल रिएक्शन के स्पीड को या रेट को आपको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझ गए ना। चलिए, कैटालिस्ट को हम लोग डिफरेंस समझ गए, उत्प्रेरक का भी समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन आपका क्या होता है। तो समझिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का हम आपको डिफरेंस बताए थे कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उस एलिमेंट को अगर हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करते हैं, तब वही रिप्रेजेंटेशन को, वही प्रदर्शन करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे आपके पास हम एग्जाम्पल रख रहे हैं उसके द्वारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई मेरे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका बनेगा का कार्बन डाई ऑक्साइड, यही बनेगा ना। कार्बन और ऑक्सीजन को आप मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
ये सब कोई जानता है, ठीक है। एक और हम बात लिख रहे हैं, C+O2 इज इक्वल टू CO2। आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, और अंतर यही समझ में आ रहा होगा भाई मेरे कि ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो आपका पूरी तरह से फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। कार्बन का कार्बन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिखा हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हो रहा है। लेकिन नीचे वाला में आपको क्या नजर आएगा कि नीचे वाला कार्बन का C लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का O2 लिखा हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखा हुआ है। यानी दोनों में आपको कुछ न कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा, और अंतर क्या दिखाई दे रहा होगा वो आपको पता चल गया कि ऊपर वाला फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे वाला सिंबल के रूप में लिखा हुआ है। यानी ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और नीचे वाला जो लिखा हुआ है भाई मेरे वो केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। समझ गए ना केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में अंतर। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जब केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। समझ गए ना इतना बात। चलिए अब हम लोग आगे बात को समझते हैं। केमिकल इक्वेशन भाई मेरे दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के साइड एटम आपका जो हो वो प्रोडक्ट के साइड एटम दोनों तरफ आपका क्या होगा, बराबर होगा, तब उस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के साइड जितना आपका एटम हो और उतना ही एटम पर प्रोडक्ट के साइड आपका ना हो, तब उस तरह के एटम को हम लोग, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, H2+O2 बनेगा आपका H2O, और एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 2H2+O2 आपका क्या बनेगा, 2H2O। आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। दोनों में अंतर यह है कि सर इसमें H2 के पहले आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है और इसमें H2 के पहले 2 लिखा हुआ है। इसमें H2O के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें H2O के पहले 2 लिखा हुआ है। देखो भाई मेरे, ऊपर वाला एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इधर आपका जो टोटल, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, और इस साइड को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए अब आपका इधर के साइड हम एटम को जोड़ेंगे तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। क्या बराबर है, रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन 1 है। यानी दोनों तरफ आपका एटम की जो संख्या है वो आपका इक्वल नहीं है, और जब इक्वल ना हो तो उसको हम लोग बोल देंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जब दोनों तरफ इक्वल हो जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसा कि लिखा हुआ है नीचे का एग्जांपल जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। समझ गए ना। चलिए इतना बात हम लोग समझ गए थे कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे भाई मेरे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। कोई भी अनबैलेंस, केमिस्ट्री में कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो तो उसको हमेशा बैलेंस करके ही लिखा जाता है। आखिर क्यों लिखा जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। किसको फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। समझ गए ना। अब हम लोग समझेंगे कि बैलेंस क्यों करते हैं। इसका रीजन जब समझ गए तो आखिर बैलेंस करने का क्या क्या मेथड होता है। तो भाई मेरे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हम आपको दो विधि बताए हैं, दो रूल बताए हैं। एक आपका था हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा था अलजेब्रिक मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में डायरेक्टली हम लोग डिजिट को बैठा रहे थे और अलजेब्रिक मेथड में हम लोग XYZ मानकर बैठा रहे थे। अगर आपको अच्छे तरीक़ा से देखना है कि कैसे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपका किया हुआ है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। ठीक है, चलिए जब हम लोग इतना बात समझ गए कि आपका क्या होता है, पिछले वीडियो में जब हम लोग इतना बात पढ़ लिए कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे, तब हम लोग पढ़ेंगे आपका कि
आज के वीडियो में आपका क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह का होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशन का टाइप, केमिकल इक्वेशन कितने तरह का होता है, तो आपको 2 तरह का पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में। ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है। तो भाई मेरे केमिकल रिएक्शन जो होता है वो आपका वो मुख्य रूप से आपका 4 तरह का होता है। कितने तरह का? 4 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है डिकम्पोजिशन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको नजर आएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब रिएक्शन का ही टाइप होता है, लेकिन इसको हम लोग अलग तरीका से पढ़ेंगे। 4 आपका मुख्य रूप से है, 4 को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल में आपका केमिकल रिएक्शन जो आपका लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह का होता है? 4 तरह का। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग विघटन अभिक्रिया बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी रिएक्शन कितने तरह का? 4 तरह का, संयोजन, विघटन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इतना बात समझ गए ना हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे फर्स्ट में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्शन मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए 4 तरह का केमिकल रिएक्शन था, सही बात है, लेकिन इन चारों में बारी बारी से हम लोग चारों के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, मतलब संयोजित करना, मिलाना। ठीक है, तो वैसा भी क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो हो वो कितना हो? एक हो, तब उस तरह के केमिकल रिएक्शन को, उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ गए ना? यानी आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होना चाहिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो सिर्फ कितना होना चाहिए भाई मेरे? तो आपका सिर्फ कितना होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन प्रोडक्ट जो हो वो कितना हो? सिर्फ एक ही हो, तब उस तरह की अभिक्रिया को, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए ना? चलिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि H2 + O2 बना आपका 2H2। देखिए तो इस साइड में आपका 2 रिएक्टेंट लिखा हुआ है और इस साइड में आपका प्रोडक्ट लिखा हुआ है 1, यानी 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 1। तब इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना बात समझ गए ना कि रिएक्टेंट 2 हो, प्रोडक्ट 1 हो, मतलब 2 से अधिक भी चल सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 2 होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए। समझ गए ना? चलिए अब आपका क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का आएगा क्वेश्चन भाई मेरे? आता है कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग जलाते हैं, तब आपका जल बनता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन गैस को जब आप जल के ऊपर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हो तो जल बनता है। यह एक तरह का कौन सा अभिक्रिया है, किस तरह का रिएक्शन है? तो आपको कौन सा बोलना है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया बोलना है। समझ गए ना कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा तो H2O बनेगा, और वो कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इतना बात समझ गए ना भाई मेरे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसको हिंदी में हम लोग विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। विघटन अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटते हैं उसे विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना? वैसा अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटते हैं
तब उस तरह की अभिक्रिया को, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। आपको जब हम बोल रहे होंगे ये बात तो आपको कुछ न कुछ उल्टा नजर आ रहा होगा कि अभी जस्ट हम बोले ऊपर में कॉम्बिनेशन में कि दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, अभी बोल रहे हैं एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट। तो आपका क्या होता है कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। समझ गए ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए, और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक आपका दो या दो से अधिक एक रिएक्टेंट हो और जब उस रिएक्टेंट को आपको तोड़ना हो तो कितने में टूटे, तो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटे, तब उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा कौन रिएक्शन होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट आपका होता है। इसमें रिएक्टेंट दो, उसमें इधर साइड प्रोडक्ट एक, लेकिन डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक, उधर प्रोडक्ट में दो होता है आपका। ठीक है, यानी दोनों आपका उल्टा चल रहा है। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा होगा, इसमें दो आपका है, इसमें एक है, इसमें टूट रहा है तो आपका दो एक बन रहा है, इसमें यह है आपका कितने बन रहा है, दो को बन जा रहा है। ठीक है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। समझ गए ना, जैसे CaCO3 को अगर आप हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए, इतना बात समझ गए ना भाई मेरे। बस आपको डिफिनेशन सिर्फ दिमाग में रखना है, डिफिनेशन आप दिमाग में रखिएगा तो आपको इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, बस एग्जाम्पल दे देगा और आपको बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा किस तरह का रिएक्शन है, तो आपको डिफिनेशन याद रहेगा तो आप आसानी से आपको सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलो आगे हम लिखेंगे कुछ बात। जब विघटन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा बोले तो हीट के द्वारा संचालित किए जाते हैं तब उसे ऊष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं। जब विघटन अभिक्रिया, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके द्वारा हम संचालित करते हैं, हीट के द्वारा, तब उसको हम लोग ऊष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे भाई मेरे आपको अभी हम जस्ट बताएं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक को हमको तोड़ना रहता है दो या दो से अधिक में सॉरी, तो एक को हमको तोड़ना रहता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। तो एक को अगर आप तोड़ना रहोगे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में भाई मेरे, तो वाजिब सी बात है कि इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे तो नहीं है कि आसानी से टूट जाएगा। इसको तोड़ने के लिए आपको या तो इसके ऊपर हीट को पास करना होगा, या तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को पास करना होगा, या तो इसके ऊपर करंट को पास करना होगा, तब जाकर यह आपका सबस्टांस दो या दो से अधिक में टूटेगा। ठीक है, तो अगर इसको तोड़ने के लिए यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, तो जब हम लोग रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट का सहारा लेते हैं तब उस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं भाई मेरे, तो ऊष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए ना इतना बात कि थर्मल रिएक्शन किसको बोलते हैं। थर्मल रिएक्शन एक तरह का आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा आपका संचालित किया जाता है, तो हीट के द्वारा संचालित किया जाता है। इतना बात समझ गए ना। चलिए कुछ और बात को हम लोग समझते हैं। कुछ और बात में आपका है क्या, जैसे आपके सामने हम तीन बात लिखेंगे और इस तीनों बात को आपको समझ लेना है। एक हम लिखे हुए हैं CaO, एक लिखे हुए आपका CaCO3 और एक लिखे हुए आपका हम CaOH2 का होल ट्वाइस। ये तीन कंपाउंड, ये तीन यौगिक आपके सामने लिखे हुए हैं और तीनों यौगिक कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ही देता है कि तीनों यौगिक के बारे में। जैसे देखिए आपको पूछेगा क्या, CaO को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब आप मार्केट से चूना लेकर आते हो, ठीक है, आपको आता है एग्जाम में कि सूखा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, भींगा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है और संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो जब आप मार्केट से चूना लेकर आते हो तो उसको हम लोग सूखा हुआ चूना बोलते हैं, वैसे सूखा हुआ चूना ही देता है मार्केट में। तो जब आप मार्केट से चूना खरीद कर लाते हो भाई मेरे, तो उस चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब वही चूना को आप घर में लाकर और पानी में मिला देते हो, H2O में मिला देते हो,
तब उस चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, भींगा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे, भींगा हुआ चूना, जिसको इंग्लिश में सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। यानी जब इस सूखा हुआ चूना को आप जल में मिला देते हो तब उसको हम लोग भींगा हुआ चूना, इंग्लिश में सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। और उस भींगे हुए चूना का जो फार्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, CaOH2 का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं।